हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा ये संकल्प है कि मैं हर बंदे को लॉ के बारे में जानकारी दूँ और इजी से इजी लैंग्वेज में दूँ और हर इंसान इसको नॉर्मल वे में समझ सके। आज का मेरा सब्जेक्ट है कि पारिवारिक में कुछ भी संपत्ति का लेन देन होता है। प्रेजेंट टाइम में हर बंदा अपने प्रॉपर्टी का लेन देन करता है, बाप बेटे के साथ, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ, कोई किसी तरीके से डॉक्यूमेंट बना के करता रहता है। तो मैं आपको इसके बारे में छोटा मोटा सा एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि आज प्रेजेंट डेट में अपन प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करते हैं वो 5 तरीके से करते हैं। पहला सेल डीड, विक्रय पत्र। दूसरा गिफ्ट डीड, दान पत्र। तीसरा रिलीज डीड, हक त्याग पत्र। चौथा पार्टीशन डीड, बंटवारानामा। तीसरा वसीयत, विल। अपन इस तरीके से प्रॉपर्टी अपन ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मल वे में अपन इस चीज़ को सुनते भी हैं। सबसे पहला सेल डीड। सेल डीड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग अपन अचल संपत्ति को ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कर सकते हैं। इसमें 2 पक्षकार का होना जरूरी है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कंडीशन, शर्तों के आधार पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। इसमें कोर्ट में स्टाम्प ड्यूटी भरी जाती है। मोस्टली हर स्टेट में अलग अलग है। कुछ स्टेट में महिलाओं के लिए 4% है और पुरुषों के लिए 6% है। हर स्टेट में कुछ छोटा मोटा ऊपर चेंजिंग होता है और अपन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें 2 विटनेस होते हैं और उनके आधार कार्ड के बिहाफ में अपन प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रेजेंट डेट में सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक प्रॉपर्टी को दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना है तो सेल डीड सबसे बड़ा ऑप्शन है। सेकंड, दान पत्र। भारतीय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 122 के अकॉर्डिंग, भारतीय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 122 के अकॉर्डिंग चल या अचल संपत्ति को कोई भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दान दे सकता है। वो उसका फैमिली मेंबर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए और गिफ्ट डीड में भी 2 गवाह होने चाहिए और गिफ्ट देने वाला चाहे तो उस गिफ्ट डीड को कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कैंसिल भी कर सकता है। गिफ्ट में स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है और स्टाम्प ड्यूटी के बिहाफ में होती है। लेकिन गिफ्ट डीड में एक बेनिफिट है, जो अपन ने सेल डीड किया, सेल डीड में जब आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और जो 2 महीने 3 महीने के बाद आपने सेल किया और उसकी जो अमाउंट में आपने डीएलसी रेट लिखी और उससे ऊपर की रेट में कुछ इंक्रीमेंट हो गया तो आपको उतना % टैक्स देना पड़ता है, 10 से 30% इनकम टैक्स। लेकिन गिफ्ट डीड में आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बिल्कुल भी टैक्सेबल फ्री है। इनकम टैक्स वाला उसमें कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि एक तरह का गिफ्ट एक तरह का दान है। हाँ, अगर इस चीज़ में आपने अगर किसी भी तरह का कोई लेन देन किया तो वो गिफ्ट डीड ऑटोमेटिकली कैंसिल मानी जाएगी। कोई भी प्रतिफल इसमें नहीं होना चाहिए। ये अपनी इच्छा से दिया हुआ है। कोई भी इच्छा से दान देता है वो ही गिफ्ट डीड कहलाता है। अपनी इच्छा से दिया है बिना कोई अमाउंट के, जो दिया गया है वो ही गिफ्ट डीड कहलाता है। थर्ड, रिलीज डीड, हक त्याग पत्र। हक त्याग पत्र क्या है? हक त्याग पत्र चल और अचल संपत्ति का हो सकता है। अपना हक त्याग करके दूसरे को देता है। बहुत सारे आपने पारिवारिक मामले में देखे होंगे, 2 या 3 या 4 भाई बहन होते हैं तो उनको अपनी प्रॉपर्टी का अपने को सपोज मानिए कि 1 नंबर भाई को अपने 2 नंबर के भाई को देना है तो 1 नंबर भाई अपने 2 नंबर के भाई को अपना हक त्याग करके अपनी प्रॉपर्टी उसको दे रहा है। ये हक, इसमें भी कोई प्रतिफल नहीं होना चाहिए। अगर कोई अमाउंट इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हक त्याग पत्र वो नहीं कहलाएगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये भी रजिस्टर्ड होता है, ये भी रजिस्टर्ड होता है। इसमें भी 2 गवाह होते हैं और इसमें मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ ये बन जाता है और ये किसी रिश्तेदार को भी दी जा सकती है। ये हक त्याग पत्र जो है ये एक बंदा, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपना हक दे रहा है, हक का त्याग कर रहा है। ये रजिस्टर्ड होती है और ये हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है और इसमें जो हिस्सा होता है, एक बंदे का जो हिस्सा होता है जो दूसरे बंदे को देता है वो आधा हिस्सा नहीं दे सकता, वो पूरा हिस्सा देगा। सपोज मानो कि एक 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और वो बंदा हक त्याग करके अपने दूसरे भाई को दे रहा है तो वो 1500 में से 750 या 800 का हक नहीं दे सकता है। वो देगा तो पूरा देगा, आधे का हक त्याग पत्र नहीं बनता है, पूरे का हक त्याग पत्र बनता है। और वो चाहे तो उसको बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो या लिटिगेशन हो तो उसको वो कैंसलेशन भी कर सकता है। कोर्ट में केस फाइल करके उसको कैंसिल भी कर सकता है, हक त्याग पत्र को कैंसिल भी कर सकता है। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। तीसरा, रिलीज डीड, बंटवारानामा। ये बंटवारानामा 2 या 4 लोगों के बीच में, अपने पारिवारिक के बीच में एक बंटवारानामा बनाया जाता है और बंटवारा के अकॉर्डिंग
इसको बंटवारानामा भी बोलते हैं और पारिवारिक सेटलमेंट भी बोलते हैं। वो अपने अपने हिस्से को बंटवारा करके डिवाइड कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड होता है और अगर अपन चाहें और ये रजिस्टर अगर नहीं भी हो, ये मौखिक भी हो सकता है और मध्यस्थ के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ये बंटवारा है और बंटवारानामा बन सकता है। तीसरा पॉइंट है वसीयत, जिसको बोलते हैं विल। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1952 की धारा 2H में इसकी परिभाषा दी गई है। ये वसीयत एक आदमी के मृत्यु के बाद में यूज में आती है। ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये रजिस्टर्ड होता है और इसमें भी 2 गवाह हो सकते हैं। विल दो तरीके की होती है, एक विशेषाधिकार पत्र और एक विशेषाधिकार रहित पत्र। ये 18 साल की उम्र या उससे ज़्यादा की उम्र वाला व्यक्ति बना के दे सकता है। ये लिखित में होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का विल बना के दे रहे हैं वो आपको किसी से गिफ्ट भी मिल सकती है या खरीदी भी हो, उसका भी आप विल वसीयत में लिख सकते हैं। इसमें 2 साक्षीदार होने जरूरी है और हो सकता है। विल मरने के बाद यूज में आती है। विल जब तक वो आदमी जिंदा है, जब तक वो उसका मालिक है। जब वो शख्स मर गया, मरने के बाद ऑटोमेटिकली जो विल है, जो रजिस्टर्ड विल करवाई है, जो एसडीएम और तहसीलदार ऑफिस में जाके आपने जो रजिस्टर्ड करवाई है, वो विल ऑटोमेटिकली उस आदमी के नाम से ट्रांसफर हो जाती है और वो उसका मालिक बन जाता है। इसमें नाम मात्र का एक्सपेंसिस होता है। विल भी आपके नॉर्मल लाइफ में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने आपको 5 ऑप्शन के बारे में बताया। सेल डीड मेरा ओपिनियन है सबसे बेस्ट है। सेल डीड कर दिया, सारा हेडेक खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन है गिफ्ट को कैंसिल भी, गिफ्ट देने वाला चाहे तो गिफ्ट डीड को कैंसिल भी कर सकता है। रिलीज डीड को भी, जो हक अपना त्याग कर रहा है वो भी उसको कैंसिल कर सकता है। पार्टीशन डीड, बंटवारानामा एक पारिवारिक बंटवारानामा है, आपस की सहमति से बनाया हुआ है। और विल सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक वसीयत बना के आप वसीयत अपने परिवार के नाम से भी कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन या रिश्तेदार के नाम से भी कर सकते हैं। ये भी वैलिड है और ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनता है। इसको विल को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जब कोई विल बना के देता है तो एक डॉक्टरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट भी करवा देना चाहिए कि आज प्रेजेंट डेट में जब मैं विल बना के दे रहा हूँ, मेरे होशो हवास, मेरा दिमाग एकदम स्वस्थ है और मैं अपनी इच्छा से बना के दे रहा हूँ। वो डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी सील लगा हुआ होना जरूरी है। ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ों के बारे में मैंने समझाया। इन नॉर्मली प्रॉपर्टी में ये 5 चीज़ों के हिसाब से लेन देन होता है। आप इसको बनाते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, उसमें शर्तों का ध्यान रखें। सेल डीड के अंदर भी जो कंडीशन है, कंडीशन का ध्यान रखें, उसकी जो लीगल लैंग्वेज है उसका अपन ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। और सबसे बेस्ट ओपिनियन है सेल डीड और विल। बाकी भी आप सब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, मैं इसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता था जो नॉर्मल वे में डेली लाइफ में अपने यूज में आती है।